नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस बाई विवेक सर भैया। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो एक बार तेजी में सारे बच्चे बता देंगे, आवाज़ मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है? किसी भी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी कल तक के क्लासेस में नहीं है भैया। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो है क्लास आपका ऐसे ही चलता रहे बस। हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे तेजी में बताएंगे। मामला क्लियर चल रहा है ना? हाँ, आपस में बातचीत नहीं। प्रवीण शाह, शिवभक्त, विपिन राज, अवनीश चौधरी, शिवभक्त, विपिन राज, अमीषा पटेल जी, आकाश, सभी को भैया, वैभव सिंह, ममता कुमारी, जितेंद्र पासवान। हाँ, जल्दी से बताएंगे सभी को। हाँ, चलिए भैया। हाँ, मस्ती की पाठशाला, श्रुति मिश्रा गुप्ता टीचिंग क्लासेस हैं, रविशंकर, अमीषा पटेल, सभी को भैया गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। स्टाइलस कहाँ है? चलिए, आगे देखिएगा। चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना हम आप लोगों को देना चाहेंगे। ये पॉलिटी आपका, पॉलिटी जो आपका है, ये कॉम्पिटेटिव पॉलिटी बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं इसमें। ये आचार्य बैच है आपका, और आचार्य बैच जो है मात्र 199 का। कितने का है? 199 का मात्र है आपका। तो उसके बाद अगर बात करें, इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, डेली डाउट ग्रुप होगा जहां पे हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज होगा जो कि आपका पीवाईक्यू बेस्ड होगा। ठीक है। उसके बाद बात करें तो आपका ये जो है आपका ये 199 का हिस्ट्री स्पेशल बैच, जिसमें 6 to 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और हम लोग यहाँ पे कॉम्पिटेटिव हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये जो आपका है हिस्ट्री स्पेशल, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर होगा आपका, ई बुक प्रोवाइड करेंगे। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज होगा, पीवाईक्यू बेस्ड, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास होगी। ये आपका जो है हिस्ट्री स्पेशल बैच। तो एक पॉलिटी स्पेशल, एक आपका हिस्ट्री स्पेशल आ गया। हाँ, आगे देखिएगा। अब कल हम लोग पढ़े थे फ्रांस की क्रांति, पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फ्रांस की क्रांति। जल्दी से एक बार सारे बच्चे, कल की कहानी सेट है सबके दिमाग में, या फिर से एक बार हम याद करवाएं? जल्दी से। चलिए, कल की कहानी सबको याद है? हाँ, आकाश। अच्छा, हेयर स्टाइल देखा जा रहा है का इतना देर से? क्लियर है? देखिए, हुआ कुछ नहीं है। 14 जुलाई 1789 का समय है। पेरिस नगर में जो है आपका आतंक का माहौल फैला हुआ था। ये जो आपका है जो लोग हैं राजा के खिलाफ, राजा के निरंकुशता के खिलाफ जो है विद्रोह कर रहे थे। लोगों को ये पता चला है कि भाई राजा जो है वो शहर में सेना को घुसने का आदेश दे दिया, और ये लोग जो है वो क्या करते हैं, तो ये एक मीटिंग करके और ये जन सेना संगठित करने का जो है वो प्रयास करते हैं। और ये इसके लिए कि हथियार चाहिए जन सेना को, इसके लिए ये एंट्री करते हैं विभिन्न सरकारी भवनों में। ठीक है, हाँ, जबरदस्ती। उसके बाद पता चलता है कि पेरिस नगर के पूर्वी भाग में ये सेना जो है एंटर करते हैं, बास्तिल किले को ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि बास्तिल किला जो था वो राजा के निरंकुशता का प्रतीक था, और उसके ध्वस्त अवशेषों को क्या करते हैं, उन लोगों को बेच देते हैं मार्केट में जो इसको एज अ धरोहर संजो करके स्मृति चिन्ह के रूप में रखना चाहते थे। 1774 का समय है। बुर्बो राजवंश का 20 वर्षीय बच्चा, 20 वर्ष में बच्चा ही तो है, 20 वर्षीय लड़का लुई 16वां जो है गद्दी पे बैठता है। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट के साथ होती है।
फ्रांस का जो समाज है वो उस समय कितने तो 3 स्टेट में बटा हुआ है, पादरी, कुलीन और आपका तृतीय स्टेट, जिसमें आपका शिक्षित है, मध्यम वर्ग है, जनसाधारण लोग हैं। उसके बाद कहता है कि खजाना बिल्कुल खाली था, क्योंकि ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आजाद करवाने के लिए फ्रांस मदद किया था। तो 10 अरब लिब्रे और 2 अरब लिब्रे पहले से था। लिब्रे जो है मुद्रा थी फ्रांस की, जिसको 1794 में समाप्त किया गया मुद्रा के रूप में लिब्रे को। 12 अरब लिब्रे की क्या थी, 12 अरब लिब्रे की जो है वो कर्ज था फ्रांस के ऊपर। अब इसके बाद राजा को जो है विश्वविद्यालय चलाना है, सरकारी ऑफिस चलाना है, राजघराना चलाना है, सेना का रखरखाव करना, इसके लिए पैसे की आवश्यकता है। तो पैसे की आवश्यकता है तो क्या करेगा, राजा कर बढ़ाएगा। दूसरी तरफ कहता है कि इसी समय विभिन्न विचारक जो है, जैसे आपके रूसो, मोंटेस्क्यू, लॉक, ये सब का विचार जो आया ना मार्केट में, तो ये जो तीसरा स्टेट था, इनके अंदर एक बल मिला, इनके अंदर एक बल मिला। राजा कर बढ़ाना चाहा तो कर बढ़ाने के लिए ऐसे नहीं, स्टेट जनरल की बैठक होती थी, तीनों स्टेट के लोग वहां प्रतिनिधि पहुंचते थे। अब ये लास्ट बैठक अगर बात करें तो 1614 में हुई थी, क्योंकि राजा ही निर्णय लेता था कि इसकी बैठक कब होगी। अब बैठक का दिन निश्चित किया गया 5 मई 1789 को। बैठक आयोजित थी वर्साय महल में, पूरे आलीशान उसको सजाया गया बढ़िया से। पहले स्टेट से 300 लोग, दूसरे स्टेट से 300 लोग और 600 लोग पहुंचे तीसरे स्टेट से। लेकिन परंपरा था कि प्रत्येक वर्ग का एक वोट होगा, तो तीसरे स्टेट के लोग बोले कि नहीं, प्रत्येक वर्ग का एक वोट नहीं, प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा। और इसको लेकर के विरोध हुआ। उसके बाद तीसरा स्टेट बहिष्कार करके मीटिंग का बाहर बैठ गया। क्या हुआ, बाहर निकल गया। उसके बाद इंडोर टेनिस कोर्ट में 20 जून को क्या होगी, मीटिंग होगी, और मीटिंग में आपका क्या होगा, वहां पे नेशनल असेंबली का गठन किया जाएगा। याद आया सबको, एक बार तेजी में सारे बच्चे बताएंगे, गुरु पूरा कहानी तो बता दिए हम, जल्दी से एक बार बताएंगे, पूरी कहानी तो हम आपको बता दिए, जल्दी से। क्लियर हुआ सबका, यहां तक मामला क्लियर है? फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे ना, जल्दी से एक बार बताएंगे, यहां तक क्लियर है? सेशन एक बार सारे बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे गुरु, लाइक शेयर सेशन हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया ना? देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री कोई बहुत बड़ा तोप ना है। हम बोले हैं किसी भी सब्जेक्ट को उठाएंगे एज अ स्टोरी, बिल्कुल जैसे दादी नानी की कहानी सुनते हैं ना गांव में, उस तरह से कहानी को दिमाग में लोड कर देंगे कि एग्जाम में भी बैठिएगा तो कोई क्वेश्चन देख करके मेरा आवाज गूंजेगा आपके कान में कि गुरुजी तो कहानी इस तरह से बताए थे। जल्दी से बताएंगे, मामला एकदम क्लियर ना? चलिए, अब ये चित्र दिखाया, उसके बाद देखिए संविधान। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। क्योंकि राजा जो है अंततः नेशनल असेंबली के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम संविधान के तहत शासन करेंगे। और नेशनल असेंबली का टारगेट एक ही था। क्या टारगेट था? नेशनल असेंबली का टारगेट था कि राजा को जो विशेषाधिकार प्राप्त है और 2 स्टेट को विशेषाधिकार प्राप्त है, इस चीज को हटाना है, एक लिमिटेशन लाना है, समानता स्थापित करनी है, यह बात था। अब देखिए, कहता है समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए क्या हो, नुकसानदेह ना हो। अब हम बोल रहे हैं कि भैया हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, और अगर हमारे स्वतंत्रता के अधिकार से दूसरे को ठेस पहुंच रहा है तो वो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, दूसरे को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और हमारा स्वतंत्रता का अधिकार भी कायम रहे। कहता है समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में सभी नागरिक क्या है? कानून की नजर में सभी नागरिक समान है। ठीक ना? हाँ, कहता है कि कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और नहीं गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। अगर सब बच्चे सही से पढ़े तो एक बार एक आंसर जवाब दे दीजिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध किसके द्वारा लिखा गया? जल्दी से एक बार बताएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ,
रिपु कुमारी, क्योंकि सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस में है तो पूछेगी आयोग, और आयोग को पता है कि भैया इसको हल्के मिलेगा बच्चा। क्रांतिकारी पत्रकार जिया पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पप्ल जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की। क्या टिप्पणी किया ये पॉल मरा जो है, ये क्या टिप्पणी किया, इस पे थोड़ा सा देखिएगा। कहता है जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार जो है अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हश्र अमीरों का करेंगे। समाचार पत्र लामी द पप्ल से उद्धृत। जनता का मित्र नाम से ये जो है आपका, ये किसके द्वारा, पॉल मरा के द्वारा, ये एक नेशनल असेंबली के द्वारा जो संविधान तैयार किया गया उसके बारे में बोला। बोली भैया ये जो तृतीय स्टेट जो ये संविधान तैयार किए ना, नेशनल असेंबली, इसमें भी ये संविधान अमीरों के द्वारा तैयार किया गया है। और जिस तरह से कुलीन जो थे, जो कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, और उनके द्वारा जो कानून लादा गया था, थोपा गया था तीसरे स्टेट पे, और उसका तो ये विरोध कर दिए, तो एक दिन वही समय आएगा जब अमीरों के द्वारा, यानी नेशनल असेंबली के अमीरों के द्वारा जो तैयार किया गया कानून है, इसका भी ये विरोध करेंगे। कहता है प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के आजाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेवारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना क्या है, अपरिहार्य है, यानी जरूरी है। जो सार्वजनिक सेना है या प्रशासन है, उसके सुचारू तरीके से उसको चलाने के लिए, उसका जो है खर्च, उसका जो है व्यय वहन करने के लिए एक कर जो है, एक टैक्स अपरिहार्य है, आवश्यक है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। भैया राजनीतिक प्रतीकों के मायने 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष क्या थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जो बास्तिल का किला था वो निरंकुशता का प्रतीक था ना। अब कहता है कि 18वीं सदी में जो अधिकांश जो स्त्री पुरुष थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृति एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। अब एक बात बताइए, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पढ़ नहीं सकता है, जो तो चित्रों के द्वारा उनको समझाया जाता था, चित्रों के माध्यम से उनको समझाया जाता था। जैसे कभी अगर मौका मिले तो दिल्ली में आप जेएनयू में जाइए, जेएनयू में जाइएगा तो जेएनयू में इतना ज्यादा जो है आपका जो फोटो है, उस फोटो के माध्यम से बहुत सारी चीजें, विभिन्न स्टेटमेंट को दर्शा दिया गया है, तो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो खैर वहां तो अनपढ़ नहीं, वहां तो सबसे इंटेलेक्चुअल वर्ग अगर देखा जाए तो जेएनयू में मिलता है आपको। ठीक है, तो यहां पे वही कह रहा है, कहता है ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। कौन? ले बार्बिए। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग में क्या किया, वो दिखाया। क्या दिखाया देखिएगा। कहता है ये जो आपका जो ये दिख रहा है, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है, यानी कि ये हथकड़ी टूट चुकी है, यानी कल तक जो बेड़ियों में तुम बंधे हुए थे, अब तुम बेड़ियों में नहीं बंधे हो। मतलब टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? तो आजादी का प्रतीक है। फ्रांसीसी क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं। जल्दी से एक बार सारे बच्चे, हाँ सर ज्योग्राफी भी करा दीजिएगा, एनसीईआरटी। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ अंशु वाराणसी, हाँ तैयारी कंटिन्यू रखिए। हम सबको बोले हैं बीपीएससी टीआरई में अगर हो गया है उसके बाद अपने आप को बिल्कुल शांति से बैठा मत लीजिएगा। हाँ ये नहीं कि भैया हमको एकदम मोक्ष प्राप्त हो गया, अब हमको कोई नौकरी नहीं चाहिए, हम इतना में परिवार पाल ले रहे हैं, नहीं। वो स्टार्टिंग है आपके। आप
इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए, समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलने लगा है, घर वाले आपको रिस्पेक्ट देने लगे हैं, मेंटली प्रेशर खत्म होगा वहां से। उसके बाद जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है और फिर आपको आगे अधिकारी तक का सफर तय करना है। याद रखिएगा, ये सबके लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, कहता है छड़ों का बर्छीदार गट्टर। ये क्या कहता है? अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर एकता में ही बल है। पूरा गट्ठर जो है ये एकता प्रदर्शित कर रहा है कि अब यूनिटी हो चुका है। तो पहला टूटी हुई जंजीर किसकी प्रतीक है? तो टूटी हुई जंजीर आजादी का प्रतीक है। वहीं कहता है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर ये एकता को प्रदर्शित करता है कि एक छड़ को तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन छड़ों का पूरा गट्ठर हो। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। ये देखिए सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को क्या करेगी? सूर्य रूपी जो किरणें हैं अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। तो ये जो आपका त्रिभुज के अंदर जो बिखेरती रोशनी जो आंख है, ये सर्वदर्शी आंख किसका प्रतीक है भैया? ये ज्ञान का प्रतीक है कि आंख खुल गया है, मतलब कि अब ज्ञान हो चुका है, अब ज्ञान हो चुका है, ठीक ना। हाँ, कहता है राजदंड। राजदंड क्या है? शाही सत्ता का प्रतीक, शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिया सांप। देखिए अपना ही पूंछवा मुंहवा में ले ले है, कौन? सांप है। कहता है सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, सनातनता का प्रतीक। तो ये आपका जो छड़ों का जो गट्ठर है एकता का प्रतीक कह रहा है। त्रिभुज के अंदर जो आंख है वो कह रहा है सर्वदर्शी जो आंख है, वो कहने का अर्थ है वो ज्ञान का प्रतीक है आपका, ठीक है। जो जंजीर है आपका, टूटा हुआ जंजीर है, वो आजादी का प्रतीक है आपका, आजादी का प्रतीक है। उसके बाद आपका ये कह रहा है राजदंड जो है ये शाही सत्ता का प्रतीक है। और ये सांप जो अपने पूंछ को ही अपने मुंह में ले रहा है, यानी कहने का अर्थ है ये कह रहा है अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे, जल्दी से एक बार। हाँ, कोई समस्या कोई परेशानी यहां तक किसी भी बच्चे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे गुरुजी यहां पे दिक्कत है। लाल फ्राइजियन टोपी ये क्या है भैया? कहता है दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है ये। तो ये आपका जो है लाल फ्राइजियन टोपी का बात कर रहे हैं। तो वैसे दास जो कल तक दास थे यानी गुलाम थे, अब वो आजाद हो चुके हैं। तो ये टोपी जो है वो क्या करते थे? पहनते थे। तो उसका निशानी नीला सफेद और लाल, ये फ्रांस का क्या था? राष्ट्रीय रंग। नीला सफेद और लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग। तो ये पूरा फैक्चुअल डेटा है, ये फैक्चुअल डेटा है। टूटी हुई जंजीर, छड़ों का जो है गट्ठर आपका, सांप के मुंह में उसका ही पूंछ, ठीक है। एक त्रिभुज के अंदर जो है आपका आंख, ठीक ना, वो राजदंड का जो बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका लाल नीला रंग जो आपका नीला सफेद लाल का जो आपका रंग का बात कर रहा है, या ये आप टोपी का जो बात कर रहा है, ये फैक्चुअल डेटा है। जल्दी से एक बार बताएंगे तेजी में, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रीय रंग, डैनो वाली स्त्री कानून का क्या है? कानून का मानवीय रूप है, कानून का मानवीय रूप डैनो वाली स्त्री, ठीक है। हाँ, आपस में बातचीत नहीं। विधिपट, विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब क्या हैं? बराबर हैं। वही बात जो भारत में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण का बात करता है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून जो है आपका, कानून की नजर में क्या है? सबको बराबर, यानी कि कानून सबको समान संरक्षण देगा और कानून में कानून की नजर में सभी क्या हैं? इक्वल है भैया। एक बार जल्दी से बता देंगे, कोई समस्या किसी को है? आपस में रुबीना शर्मा, मतलब कि भैया कुछ हो जाए, बातचीत छूटना नहीं चाहिए। काहे कि कुंभ के बिछड़े हुए लोग मिले हैं,
फिर मिलेंगे ना मिलेंगे पता ना चल रहा है। 1791 के संविधान से फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित हुए होते? किन समूहों को इससे असंतोष हो सकता था? मरा ने भविष्य के बारे में कौन से पूर्वानुमान लगाए थे? अब फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, किस तरह से समाप्त हुआ वहां पे राजतंत्र, और किस तरह से वहां पे आपका जो है गणतंत्र की स्थापना हो? जल्दी से एक बार बताएंगे। आचार्य बैच की नहीं, आपस में बातचीत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़िए। कहता है फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी क्या रही? तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। साइन कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया है संविधान पे। 1789 में विद्रोह हुआ, 1791 में संविधान भी, नेशनल असेंबली तैयार कर ली, सारा कुछ। राजा बोल दिया कि संविधान के तहत शासन करे, सब कुछ क्लियर है मामला। लेकिन अब समस्या यह है कि लुई 16वां उधर प्रसा के शासक से गुप्त बैठक कर रहा है। यानी देखिए, एक बात याद रखिएगा, इतना आसानी से कोई हार मानने वाला नहीं होता, बस सिंपल सा एक अर्थ समझिएगा। ये उधर गुप्त बैठक उससे भी कर रहा है। अब जो फ्रांस के अगल बगल के जो राजा हैं, पड़ोसी देशों के शासक हैं, जो राजतंत्र जहां स्थापित है, वो भी चिंतित हैं कि जैसे अमेरिका में क्रांति हुआ, फ्रांस उससे सबक लिया, तो फ्रांस में क्रांति हुआ तो अन्य देशों में भी क्रांति होगा, तो वहां का राजा का क्या होगा? चिंता का तो बात यह है। अब देखिए, कहता है 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब जो ये क्या हुआ कि प्रसा के साथ लुई 16वां जो है वो प्रसा के साथ गुप्त बैठक कर रहा था। किसके साथ? प्रसा के साथ। अन्य देश के जो पड़ोसी शासक हैं, जहां राजतंत्र स्थापित है, वो भी चिंतित थे। अब ये क्या सोचे कि भाई हम क्या करेंगे, हम अब सेना भेज करके और क्या करेंगे, मामला रफा दफा करवा देंगे। लेकिन इससे पहले कि ये सेना भेजते, ये जो नेशनल असेंबली थी ये एक्टिव थी। नेशनल असेंबली एक्टिव थी। ये क्या की, ये जो है नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया कि भाई बीच में ये दुगवाएगा, दोनों को निपटा देना, युद्ध होगा। कहता है कि प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। अब ये जो नेशनल असेंबली तृतीय स्टेट जो आपका है, ये तो जनसाधारण का ही था, आम आदमी इसमें थे। तो आम आदमी जितने भी थे ये सेनाओं में क्या होने लगे, सेना में अब जाने लगे। और क्या किए, वो जो है इस युद्ध को यूरोप का राजा एवं कुलीनों के विरुद्ध आम जनता की लड़ाई बता दिए, आम जनता की लड़ाई बता दिए। अब उनके होठ पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का क्या है, अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है भैया, जल्दी से एक बार बताएंगे, फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, जल्दी से एक बार सारे बच्चे। मार्सिले, फ्रांस का राष्ट्रगान। जब जनसेना लुई 16वां के खिलाफ जब आपको जो है आंदोलन, यानी कि जब वो क्रांतिकारी जब इकट्ठा हुए थे और उसके खिलाफ जब विद्रोह करने गए थे, तो उस दौरान इसी गाना को गाए थे। और वो गाना इतना पॉपुलर हो गया कि वो फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया, मार्सिले। और किसके द्वारा? रॉजेट दी लाइल द्वारा। मार्सिले किसके द्वारा? रॉजेट दी लाइल द्वारा लिखा गया, रॉजेट दी लाइल द्वारा। क्लियर? अब फिर से वही गीत ये गुनगुनाने लगे, क्योंकि इनको आपसी एकता दिखाना था यहां पे। और चूंकि ये पहले ही बता दिया गया, नेशनल असेंबली ये प्रस्ताव युद्ध का प्रसा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जब पारित की, तो ये बताया गया कि भाई ये यूरोपीय राजा और जो कुलीन है ना, उनके खिलाफ ये जनता का युद्ध है,
तो जनता तो एकजुटता दिखाएगी ना। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को क्या हुआ, भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेवारी औरतों के कंधों पे आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ था। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पे पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का क्या था, अड्डा बन गया था, जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब का नाम क्यों पड़ा, तो याद रखना है कि भैया ये जो है पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे इसका क्या था, जैकोबिन क्लब नाम पड़ा था। हुआ क्या है थोड़ा समझिएगा। जब प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेशनल असेंबली युद्ध का प्रस्ताव पारित करती है, तो आम जो स्वयंसेवक, जो जनसेवक है, वो सेना में भर्ती होंगे। अब जब युद्ध होगा तो युद्ध होने से क्या होगा भैया, स्थिति चरमराएगी, आर्थिक स्थिति तो चरमरा जाएगी बिल्कुल ही। पुरुष जो है वो घरों से दूर चले गए युद्ध करने। अब घर का रोजी रोटी आजीविका का बात है, तो यह भार महिलाओं पे आ पड़ी है। 1791 में जो संविधान बना है आपका, उस संविधान का लाभ किसको, केवल और केवल जो उसका प्रतिनिधित्व है अमीर कर रहे हैं, अमीरों को ही लाभ मिल रहा है। तो फिर आम आदमी का क्या होगा। अब जगह जगह पे ये इसके बारे में चर्चा होगा, बैठ के होंगी, और उन्हीं में एक आपका जैकोबिन क्लब सबसे पॉपुलर है। कहता है अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। तो किस तरह से लुई 16वां जो है प्रसा के साथ गुप्त बैठक करता है, और ये बात जैसे ही पता चलता है तो आसपास के जो शासक हैं, ये प्रसा, ऑस्ट्रिया, ये सब के शासक जब एक सेना भेजने का मनसा बना लेते हैं, उससे पहले ही नेशनल असेंबली प्रस्ताव पारित करके उनके मनसाओं पे पानी फेर देती है। और दूसरी तरफ ये डिमेरिट भी बता दिया कि 1791 में जो संविधान बना है उससे केवल अमीरों को लाभ है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे गुरु, यहां तक किसी को कोई समस्या, जल्दी से। जल्दी से एक बार सारे बच्चे, हाँ एक बार एक बार जल्दी से सारे बच्चे तेजी में बताएंगे। मामला क्लियर, यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी को भी बता देंगे, ठीक है। हाँ जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, घड़ी साज, छपाई करने वाला, नौकर व दिहाड़ी मजदूर, यानी समझने का अर्थ है कि लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है वो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। और जो 1791 का संविधान था उससे चूंकि अमीरों का लाभ हो रहा था, तो अब ये जो आपका लोअर मिडिल क्लास है ये क्या करेगा, ये जो है आपका बैठक करने लगा कि भाई ये संविधान जो बना है इससे तो अमीरों को लाभ है। अब क्या होगा, कहता उनका नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। कौन था, तो ये जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे जो कम समृद्ध हिस्से से आते थे, इनका नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबे पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलूनों से खुद को अलग करने के लिए। अब देखिए कपड़ा कैसे पहनने लगा, उल्टा कपड़ा। एगो अमीर जो है नीचे तक पहनता था, घुटना तक। ये लोग बोला कि हम घुटना तक ना पहने भैया, हम तो गरीब आदमी है, आम आदमी है, हम आम आदमी है, ठीक है। तो यहां पे बोला गया कि भैया समाज का जो फैशन परस्त लोग है वो तो घुटना तक पहनेगा ब्रीचेस, लेकिन अब जैकोबिन के जो आपके लोअर मिडिल क्लास के लोग थे ये क्या बोले कि हम क्या पहने, हम पहनेंगे धारीदार लंबी पतलून पहने, धारीदार लंबी पतलून पहनेंगे। इधर देखिए ये पहले हुए हैं,
देख सकते हैं। एक बोल दिया कि हम पहने, भैया एक जो है अमीरों का वर्ग जो है वो पहनता है नीचे ब्रीचेस एकदम कहां तक, घुटना तक। एक बोला कि हम पहनेंगे ऊपर एक धारीदार जो है पतलून पहनेंगे, ताकि ये अंतर दिख सके, ये अंतर दिख सके। कहता है ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका क्या था, तरीका था कि भैया हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। आगे देखिएगा, चित्र 10, नानिन वाले लिबर्टी। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हर 2 साल में लगने वाली सैलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता की नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति स्वतंत्रता का क्या है, प्रतीक है। बोलता है इसके बाद क्या हो गया, ये जो आपका है क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद अब ये आ गया आपका एक जो है ये नियम जो है, ये मतलब कहने का अर्थ है कि ये चीज जो आ गया कि भाई अब जो प्रशिक्षक हैं जो कि चित्र बनाने का काम करते हैं उनसे महिलाएं सीख सकती हैं, और जहां पे ये चित्रों की प्रदर्शनी होती है वहां पे ये अपने द्वारा बनाए गए चित्रों को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, डेली क्लास होता है का ना, डेली ना होता, आजे हो रहा है। इस चित्र को ध्यान से उन वस्तुओं की सूची बनाए जिन्हें आप राजनीतिक प्रतीकों के रूप में देखते हैं। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया। किसके नाम से, 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले। घुटना से ऊपरे पहन रहे हैं तो बिना घुटना वाला। हाँ, 100 कुलात। यानी बिना घुटना वाला। किनको बोला गया, क्योंकि ये धारीदार जो है पतलीन पहनने लगे, पतलून पहनने लगे, और वो जो है ब्रीचेस पहनते थे घुटना तक का कुलीन। ये विरोध था, ठीक है, विरोध करने का तरीका। और ये किनको कहा गया, ये जैकोबिन के सदस्यों को कहा गया। और जैकोबिन के सदस्य में लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जैकोबिन के सदस्य आम आदमी, ठीक है ना। हाँ, 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। अब इसमें जो पुरुष थे वो लाल रंग का टोपी पहनते थे जो किसका, स्वतंत्रता का प्रतीक था। कहता है लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन महिलाएं टोपी नहीं पहन सकती थी। पुरुष लाल रंग का एक टोपी पहनते थे कि भैया हम स्वतंत्र हैं। जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ, 100 कुलात। रविशंकर, पूरा कपड़ा पहचान लेते हो भैया, क्या बात है। हैं? हम तो पहचानिए ना पा रहे हैं कि का पहनी है। हैं? बड़ा खिलाड़ी खिलाड़ी हमारा क्लास में हो सब। सेशन एक बार सब शेयर कर देंगे भैया। कहता है सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। अब ये जो जैकोबिन के जो सदस्य हैं, 1792 गर्मी का दिन है, बोले भाई ये जो इतना ज्यादा खाद्य पदार्थ का जो क्या बढ़ रहा है, महंगाई जो इतना बढ़ रहा है, इसका जो रेट बढ़ रहा है, इसके खिलाफ अब विद्रोह होगा, इसके खिलाफ विद्रोह होगा। जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ, प्रज्ञा तिवारी, ठीक है, करवा देंगे। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा के कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, राजा के रक्षकों को मार दिया। यह घटना 10 अगस्त की है, 10 अगस्त की। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, मतदान का अधिकार दिया गया। लेकिन यहां पे कह रहा है कि पुरुष को ही दिया गया, पुरुष को ही दिया गया। 21 वर्ष आयु हो, सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दे दिया गया। नए चुनाव होंगे। ये जैकोबिन क्लब के सदस्य 10 अगस्त को क्या किए, राजा को बंधक बना लिए। अब प्रस्ताव पारित हुआ क्या,
नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। अब चुनाव होगा और इस चुनाव में 21 वर्ष से अधिक के उम्र वाले जो पुरुष हैं वो सभी, चाहे आपका क्या हो, कह रहा है कि संपत्ति हो या नहीं, यानी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो मतदान कर सकता था। आगे देखिएगा, कहता है कि नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। किसका कन्वेंशन का नाम दिया गया? 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। तो फ्रांस गणतंत्र कब घोषित हुआ, जल्दी से बताएंगे। गणतंत्र मतलब द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। तो फ्रांस जो है, फ्रांस गणतंत्र बना। फ्रांस क्या बन गया? अब गणतंत्र बन गया भैया। राजतंत्र से किसमें? तो राजतंत्र से गणतंत्र में इसकी शासन व्यवस्था क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। जल्दी से एक बार सारे बच्चे, हाँ जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। हाँ, तो राजतंत्र से गणतंत्र में आपका क्या हो गया? ये शासन व्यवस्था आपका प्रतिस्थापित हो गई। ठीक है ना? हाँ, क्लियर यहां तक? गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का क्या होता है? चुनाव जनता करती है। वह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि कब और कैसे गणतंत्र बने। हमारा देश भी क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश भी है। ठीक है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। समझ गए? हाँ, तो सभी बच्चे इनसे पढ़ लीजिए। वो सुकून नाम से आईडी है, ये बता रहे हैं कि 1948 में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है। तो इन्हीं का सब नोट्स बना लीजिए। तो हम बेकार यहां पढ़ा रहे हैं, हम बंद कर देते हैं सेशन, है कि ना? जब आगे वाला घटना पहले आपको पता ही है, जानकारी है, तो ठीक है भैया। हाँ, बढ़िया है, इन्हीं का नोट्स सब बना लीजिए। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। शुरू में कहानी को याद कीजिए, कल बताए थे, कल हम एक कहानी बताए थे। क्या बोला गया था कि भैया ये परिणाम इतना भयावह होगा, ये कोई सोचा ही नहीं था, ये कोई सोचा ही नहीं था। विद्रोह, और ये लुई 16वां 1774 में राजा बना 20 वर्ष का। मेरी एंतोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है। राजा तो था ही गलत, लेकिन उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए ना इसको फांसी चढ़वाने में, तो उसकी वाइफ का भी है। समझ गए? हाँ, ये निरंकुश था, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो जो खर्चीली थी ना, दो चीज था, एक खर्चीली थी, ये डिमेरिट था, और एक सुंदर थी, ये उसका मेरिट था। अब राजा जो है उसकी सुंदरता के आगे उसका खर्चीलापन को इग्नोर कर देता था। बस जल्दी से बताएंगे। जल्द ही रानी जो है मेरी एंतोनेट का भी वही हश्र हुआ, ये भी निपट गए, सारा खर्चा तमाम हो गया, इनका सारा खर्चा खलास हो। जल्दी से एक बार सारे बच्चे, जल्दी से एक बार, हाँ जल्दी से, हाँ जल्दी से। तो 21 जनवरी 1793 21 जनवरी 1793 रानी थी सर। हाँ, खर्चा तो कराएगी, हाँ सही बात है। हाँ, रामचरण बात तो सही है, हाँ बात तो सही, लेकिन वो कौन है ये डिसाइड करना आपका काम होता है।
ठीक है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसमें कोई दो मत ना है। लेकिन वो औरत आपकी मां भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन लोगों के दिमाग में है कि नहीं, वो कामयाब औरत जो है वो या तो मेरी गर्लफ्रेंड है। एक याद है, यूपीएससी टॉप किया था एक, और वो एक इंटरव्यू में बोल दिया कि भाई आज जो हम बने हैं, वो पहले विदेश में इंजीनियर थे, और वो बोल दिए कि हम जो आज ये बने हैं, कनिष्क कटारिया नाम था उस टॉपर का, ये मेरी गर्लफ्रेंड का काम है। अब उसके बाद से एक हवा बह गया कि भैया गर्लफ्रेंड रहेगी तबे यूपीएससी क्वालिफाई करोगे। सबका सोचने का तरीका अलग अलग है, सोचने दीजिए। हाँ, जल्दी से बताएंगे। तो ये जो है 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से, प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड, याद रखिएगा। हाँ, देशद्रोह के आरोप में इसको फांसी दिया गया है, ठीक है। हाँ, उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। याद रहेगा सबको डेट? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में, कल से लेकर के आज तक, यानी जो विद्रोह की शुरुआत किए थे वहां से लेकर के आज तक किस तरह से इसको फांसी पे चढ़ाया गया, सारा क्लियर है मामला। हाँ, जल्दी से। जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे, देखिए पढ़िए। मेरा जहां तक कहना है कि भैया किसी के लिए पढ़िए मत पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए मत लीजिए, आप अपने मां बाप के लिए मेहनत कीजिए, बस एक लाइन। याद है सबको? जल्दी से एक बार सारे बच्चे। हाँ, याद है सबको ना? इसका एमसीक्यू करवाएंगे और कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। आतंक राज, सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। अब क्या हुआ भैया? रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, ठीक है, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अब देखिए 1793 से 94 राजा तो निपट लिया, राजा निपट लिया, लेकिन राजा के बाद भी जो है आपका जो रोबेस्पियर है, वो क्या किया कि जो पहले विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, कौन? पादरी एवं कुलीन, तो वो तो इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था से क्या करेंगे, चूंकि वो सब दिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग रहा है, तो वो इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था का विरोध करेगा। तो वो विरोध करेगा, या अन्य कोई राजनीतिक दल है जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था से अपनी असहमति व्यक्त कर रहा है, रोबेस्पियर उन सबको उठा करके क्या करेगा, जेल में डाल देगा। उन सबको उठा के, कि जो भी गणतंत्र जिसको पसंद नहीं होगा उनको उठा के जेल में डाल रहा था। तो ये आतंक फैल जाएगा पूरे समाज में, ठीक ना? हाँ, कहता, और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन पे चढ़ा करके और सिर कलम 6 इंच छोटा। हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ, देखिए भैया, ये मैसेज जो कमेंट आया है अंशु वाराणसी का, ये टीआरई 3 में हमसे पढ़ी हैं, और अभी इनका पोस्टिंग हुआ है बिहार में ही, ठीक है। ये बिहार में शिक्षक जो है, जिस चीज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये बन गई हैं। इनका मैसेज देखिए कितना जबरदस्त बात लिखी है, कि सबके सामने आप उठने बैठने के लायक हो जाते हैं जब जॉब लग जाता है। कल तक जो व्यक्ति आपको इग्नोर करता है, आज आपके हर बात पे वो अपना सहमति देता है।
समझ गए? हां, आपकी बातों पे ध्यान देता है, यह बात इनका बिल्कुल सही है। समझ गए? हां, गिलोटिन क्या था? दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। दो खंभा है, अब यहां पे एगो आरा वाला मशीन है, इनमें ब्लेड लगा है, इसमें झुकाएं और लपेट दिए, इस पे झुकाए और लपेट दिए, इस पे झुकाए और लपेट दिए। समझ गए? हां, तो आरा वाला मशीन जिसमें बड़का बड़का लकड़ी कटे, वो वाला ब्लेड रहेगा और दो तरफ खंभा लगा है, झुकाए उड़ा दिए मुड़ी, कलम हो गया सर। कहता है कि इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। तो गिलोटिन के आविष्कारक कौन थे भैया? गिलोटिन थे, इसी के चलते तो जो भी जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था का विरोध कर रहा था, 1793 से 1794 के बीच का बात है, यानी राजा लुई 16वां के फांसी के बाद आतंक का माहौल आ गया, क्योंकि लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आदत तो राजतंत्र की थी, तो अब उनको गिलोटिन पे चढ़ा के डायरेक्ट सर कलम कर दिया जाता था। कहता है रोबेस्पियर जो है, सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी, कौन सी रोटी? समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। समान है सभी तो समता रोटी खाएंगे, हां, समान है सभी तो समता रोटी खाएंगे। समझ गए बात को? हां। कहता है बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। बराबरी चाहिए, समता का बात करता है। हां, जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे, आपस में बातचीत नहीं भैया, का है सर गुस्साएंगे, हाँ। ना 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 डांटेंगे, एकदम बोलते रहिए, परवीन साहब एकदम बोलते रहिए, ठीक है ना? तो ये जो रोबेस्पियर था, ये रोबेस्पियर क्या बोला कि भाई अब बात हो रहा है समता का, अब चूंकि पादरी और कुलीन का विशेषाधिकार तो है नहीं, तो अब सभी समान होंगे, और जब समान होंगे तो कहने का अर्थ है कि उसके लिए क्या किया कि ये जो सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया कि जो अनाज पैदा कर रहे हैं किसान, ये जाकर के बेचेंगे, ठीक है, बाजार में। महंगे सफेद आटा, अब सफेद आटा अभी भी देखिए आशीर्वाद का आता है, किस किस का आता है, वो थोड़ा सा उसमें ऐसा मतलब कि मामला रहता है कि पूरी तरह से एकदम फ्रेश दिखेगा, ठीक है। तो वैसे ही जो सफेद आटा था जो महंगा बिकता था, बोला इसको नहीं खाना है, तो क्या करना है भैया? बोला सभी नागरिक साबुत गेहूं यानी कि जो गेहूं जो आपका होता है जिससे आटा मिल में पिसाता है, बोला उससे बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाएंगे। यह समता का ही बात कह रहा है। कहता है कि ये जो है आपका परंपरागत मॉन्स्यूर यानी महाशय एवं मदाम यानी महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को सितोयेन यानी नागरिक एवं सितोइन यानी नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। जैसे हमारे यहां जो आर्टिकल 18 पढ़े हैं, आर्टिकल 18 पढ़े हैं आप, आर्टिकल 18 में क्या बोला? आर्टिकल 18 कहता है कि ये जो रायन दीवान ये सब की उपाधि जो पहले प्राप्त करते थे, राज्य अब कोई उपाधि नहीं देगा, बोल दिया ना। शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में उपाधि दिया जाएगा। तो पहले जो मदाम जो मैडम बोला जाता था मतलब महोदया, और पहले जो है मॉन्स्यूर बोला जाता था महाशय, यानी कि उनको इज्जत रिस्पेक्ट देने के लिए, बोला अब नहीं, अब क्या बोला जाएगा इनको? अब सभी को सितोयेन यानी कि ये फ्रांस के नागरिक हैं, और महिलाओं को सितोइन बोला जाएगा। तो अब जो है आपका महोदय और महाशय वाला सिस्टम गया, अब सब लोग नागरिक हैं तो सितोयन और सितोइन बोला जाएगा। समझ गए यहां तक? जल्दी से एक बार बताएंगे। कहता है कि चर्च को बंद कर दिया गया, चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया, या तो सैनिकों का बैरक बना दिया या उसको ऑफिस बना दिया।
क्योंकि चर्च का ही प्रभुत्व था ना। चर्च जो है आपको कल बताए भी थे, एक कर था जिसका नाम था टाइद, जो एक धार्मिक कर था। एक था टाइद, एक था टाइल। टाइद जो था आपका एक धार्मिक कर था, चर्च के द्वारा लिया जाता था, और टाइल जो था वो राज्य के द्वारा कर के रूप में लिया जाता था। तो चर्च बंद कर दिया गया। ये सब जो है राजतंत्र से जब एक आपका ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो आया है ना, उसमें ये परिवर्तन आपको दिखा रहा है। और यही सब परिवर्तन जो है वो विश्व के अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बने। ये क्या बने? एक उदाहरण बने। जल्दी से बताएंगे। कहता है रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राहिमाम करने लगे। एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। बोले भैया ये ऐसा कठोर नियम ला रहा है, इसको इतना सख्ती से पालन इसका करवा रहा है कि बड़ा एकदम दिक्कत कर दिया। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। इतना दिन से जो कानून झाड़ रहा था, पकड़ के उसी को गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। कोई बचिए नहीं रहा है, कोई बचिए नहीं रहा है। अभी बोले तो हम कुछ दिन पहले एगो रील देख रहे थे, उस रील में क्या हुआ, उत्तर कोरिया वाला जो जैसे बिढ़नी मारता है तो फूला हुआ मुंह रहता है ना, बिढ़नी जैसे, जिसको यूपी में ततैया बोलते हैं आप लोग, बिहार में उसको बिढ़नी बोला जाता है। एगो लाल होता है और एक आपका पीला होता है। काटता है तो 2.5 या 5 दिन जो है वो ऐसे ही रहे फूला हुआ। वैसा ही है उत्तर कोरिया वाला किम जोंग का। वो बैठा हुआ मीटिंग अटेंड कर रहा था, सब बैठा हुआ था, एगो झुकनी आ गया उसको। झुकनी आने के बाद थोड़ी देर के बाद वीडियो में दिखा रहा है कि उसको ताबूत में भर करके ले गया बाहर और उस पर वो मिट्टी दे रहा है। समझ गए? वही हाल हुआ इनका। ये कानून को बगाड़ लिए सेखी, लेकिन खुदे गिलोटिन पे चढ़ा दिएगा। समझ गए बात को? तो ये मामला यहां पे फिनिश। इससे पहले राजा निपटा, लुई 16वां, उसके बाद ये भी निपट गए। अब देखिए, ये क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। हाँ, जनता के वफादारी हासिल करने के लिए ऐसा समय समय पे आयोजन किया जाता था। उनमें से इस प्रकार का उत्सव का भी आयोजन था। ठीक ना? हाँ, ये आपको जो ये दिखा रहा है। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में पहले सारे बच्चे बताएंगे गुरु यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या है? कहता है जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब जो जैकोबिन सदस्य जिसका नेतृत्व रोबेस्पियर कर रहा था, रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर पहले ही हम बता दिए कि आपका जो जैकोबिन क्लब जो था वो सबसे पॉपुलर क्लब था, जिसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है उसके सदस्य थे। अब जब गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया नेता को ही, तो सत्ता तो गया। अब सत्ता किसके हाथ में आएगा? तो कह रहा है कि मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास आ गया, जो पहले से ही समृद्ध है। कहता है नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। देखिए खेल अभी चलिए रहा है। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले 3 स्लाइड पहले हम क्या चर्चा किए थे? क्या चर्चा किए थे? यही चर्चा किए ना कि भाई मतदान चुनाव करवाया गया और चुनाव में बोला गया कि 21 वर्ष से अधिक के जो पुरुष हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो मतदान कर सकते थे। लेकिन जैसे ही यहां पे रोबेस्पियर के हाथ यानी कि गिलोटिन पे चढ़ाने के बाद जैसे ही सत्ता
संपन्न वर्गों के हाथों में आएगी। वैसे ही नियम आ गया कि भाई अब गरीब लोग मतदान नहीं कर सकता है। समझ गए ना। कहता है कि संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद इन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीति का अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब आएगा बूम मामला। अब आया नया एंट्री, मारा एक कैरेक्टर, नेपोलियन बोनापार्ट। समझ गए? जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी से। ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया रोबेस्पियर को, और सत्ता फिर से जो है आपका सत्ता अब जो है अमीरों के हाथों में चली गई। मतदान का अधिकार आपको जो है वो क्या किसको मिला? संपत्तिशाली को मिला। अब कहता है नया जो संविधान है इसमें क्या कहा गया कि 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान रखा गया। आगे बोला इसमें कि भाई ये जो परिषद है वो 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका होगी। उसको डायरेक्टरी को क्या किया? नियुक्त किया। ठीक है मामला। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक डायरेक्टरी को नियुक्त किया। अब इस प्रावधान के जरिए क्या हुआ कि जो जैकोबिन के शासन काल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई कि भाई जब जैकोबिनों का जो शासन था तो रोबेस्पियर के हाथ में ही पूरी सत्ता थी, तो क्यों ना हम यहां पे एक व्यक्ति के हाथ में ना देकर के 5 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाए और ये डायरेक्टरी नियुक्त होगी। ठीक है, तो एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं रहा, सोचे कि हम थोड़ा सुधार कर रहे हैं। आगे देखिए, कहता है लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा विधान परिषदों से होता और परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। अब ये आपस में भिड़ जाता तो उसके बाद परिषद क्या करती? इनको बर्खास्त करने का चेष्टा करती। तब क्या होता भैया? डायरेक्टरी की राजनीतिक जो अस्थिरता थी ये अस्थिर रहे ही नहीं। इसी समय क्या होगा? एक सैनिक तानाशाह जो आपका है वो नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया कि भाई तुम लोग इस तरह से जब करोगे, जब अस्थिर रहोगे ही नहीं, तो फिर अब उठेगा नेपोलियन बोनापार्ट। कहता है कि सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। कहता है सरकार के स्वरूप में परिवर्तन होते रहा, लेकिन दूसरी तरफ यहां पे क्या कहा कि स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बना रहा। मतलब स्वतंत्रता भी बना रहा। कहता है कानून की तरफ से जो समानता का बात करता है वो भी बना रहा, और बंधुत्व प्रेरक आदर्श यानी आपसी भाईचारा का बात भी, यहां पे भ्रातृत्व का भी बात बनते रहा। अब आगे देखिए, कहता है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? वर्साय की ओर कूच करती पेरिस की औरतें। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएं पेरिस से वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। तो महिलाएं भी क्या की थी कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का भी योगदान था। ये फोटो वही बता रहा है। जल्दी से बताएंगे। हाँ, कहता है महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक ना? हाँ, कहता है महिलाएं शुरू से ही आगे रहीं, और महिलाएं जो है इसमें पुरुषों से कंधा मिलाकर के इसलिए चली ताकि उनके ये जो कदम हैं, उनके द्वारा जो ये कार्य जो किया जा रहा है कि वो जागरूक हो चुकी हैं
ये सरकार को ये प्रेरित करेगी कि भाई महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। अपने आप को आप जब तक ये बताएंगे नहीं कि हम योग्य हो चुके हैं, हमारे अंदर योग्यता है, तब तक अगर आपको दबाया जा रहा है तो अगला आपको उठाएगा कैसे? तभी उठाएगा ना जब आप अपनी योग्यता को बताएंगे। अब वही मिर्जापुर मुन्ना भैया वाला डायलॉग कि बुरा तब लगता है जब आपकी योग्यता, आप योग्य हैं और आपकी योग्यता पहचानी नहीं जा रही है। तो महिलाएं अपनी योग्यता को यहां पे बताएं। कहता है कि तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, सिलाई बुनाई। रितेश भारद्वाज, अभी थोड़ी देर पहले 20-25 मिनट पहले उसका एक कमेंट आया था, जब हम बता रहे थे कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जब नेशनल असेंबली ने युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया और आम व्यक्ति जो थे जब वो सेना में शामिल होने लगे और पुरुष जब जो है वो जाने लगे युद्धों में, तो महिलाएं ही जीविका, जो आजीविका का साधन था, रोजी रोटी का जो साधन था, वो उसमें क्या करने लगी, अब कार्य करने लगी, उसका प्रबंध करने लगी। तो उसका सवाल आया था कि उस समय जो है महिलाएं किन कार्यों को करके अपने आजीविका का जो है वो साधन इकट्ठा करती थी। आ गया तुम्हारा आंसर, पढ़ लो। ठीक है, चलो देखो कि जितना भी कमेंट आए, चाहे क्लास के शुरू में कीजिए, चाहे आप एंड में कीजिए, चाहे मिड में कीजिए, हर एक कमेंट मेरे दिमाग में घूमते रहता है। आप लोग ये मत सोचा कीजिए कि गुरुजी का नजर इस कमेंट पे नहीं पड़ा है। हर एक कमेंट मेरे दिमाग से होते हुए गुजरता है। बस डिसाइड ये हम करते हैं कि कब किसका जवाब देना है। समझ आया? तो तीसरे स्टेट की जो अधिकांश महिलाएं थी ये जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, जैसे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजार में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में क्या करती थी, घरेलू काम करती थी। ठीक है, हाँ। कहता है कि बहुत सारी महिलाएं क्या करती थी, वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। अब संसाधन नहीं होगा तो वो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, व्यवसायिक ट्रेनिंग कैसे ले पाएंगे? हाँ, कहता है कि केवल कुलीनों की लड़कियां एवं अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। ये जो कुलीन जो थे या तीसरे स्टेट में भी जो अमीर लोग थे, इनकी लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। ठीक ना? और जो गरीब लोग थे तीसरे स्टेट के, इनके पास तो संसाधन ही नहीं था, तो ना तो इनको पढ़ने लिखने का अवसर और ना तो इनका जो है आपको कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण ये ले पाए ताकि अन्य व्यवसाय कर सके। कहता इसके बाद उनकी क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। यहां पे भी असमानता का बात कर दिया। काम कितना ज्यादा था, काम कितना ज्यादा था, फिर भी महिलाएं जो कार्य करती थी उनकी मजदूरी पुरुषों की अपेक्षा कम थी। तो भाई ये असमानता ही है ना। समान काम का समान वेतन, हमारे यहाँ डीपीएसपी है, तो वो भी असमानता वहां दिखा रहा था। वास्तविकता अगर देखिएगा ना, वर्तमान में भी आप अपने घरों में भी देखिएगा, समाज में देखिएगा, देश दुनिया में देखिएगा, तो कहता है कि महिलाओं के ऊपर जितना काम का बर्डन होता है और उसके बावजूद वो जितना सहनशील रहती हैं, जितना वो सौम्य रहती हैं, जितना वो मृदु स्वभाव की होती हैं, भाई पुरुष के बस का नहीं है। आप 4 घंटा 5 घंटा ऑफिस में काम करते हैं, उसके बाद घर पे आकर के शाहजहां के जैसा जो दहाड़ मारते हैं, अकबर के जैसा, कभी एक बार 8 घंटा घर में बैठ करके वही बच्चा संभाल करके खाना बना करके और वही झाड़ू पोछा करके रखिए, फिर आपको समझ में आएगा। अगर दिन में आपको सितारा न दिखने लगे न चांद, तो फिर कहिएगा कि गुरुजी गलत बोले थे। वास्तविकता है। फिर भी लोग 4 घंटा 5 घंटा ये ऑफिस में काम करके आएंगे, धौंस में ऐसे बतियाएंगे जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा कुबेर का खजाना लेकर के साथे आए हैं। बहुत सारी महिलाओं को हम देखे हैं, बहुत प्यार से बेचारी खाना बना करके अपने घर पे रखती हैं कि शायद महोदय आएंगे तो एक बार बोलेंगे कि बहुत स्वादिष्ट खाना है। इसको जब 6 to 8 हम पढ़ाएंगे तो बोला जाता है अवमूल्यित, काम का वैल्यू नहीं मिलना।
और वहां पे क्या हो जाता है कि पुरुष आया, क्या कह रहा है, इसमें नमक कम है तो इसमें मरीच का छौंक नहीं पड़ा है, तो भैया रोटी थोड़ा सा इस साइड कच्चा रह गया है, तो तुम तो चावल बना दिए, हमको रोटी खाना था। बेटा एक दिन रुक करके जरा बना लो, फिर दूसरा दिन बता देना कि कैसा लगा स्वाद है। जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे। कहता है कि महिलाओं ने अपनी हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। अब महिलाएं क्या की, महिलाएं बोली कि भैया हमारे अधिकार का तो हनन हो रहा है, हमको अधिकार मिला भी नहीं है, जो मिला है वो भी नहीं। तो अब ये खुद अपना वकालत करने लगे और खुद क्लबों में क्या करने लगे, खुद जो है आपका राजनीतिक क्लब शुरू किया और अखबार निकालने लगे। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। अब महिलाएं क्लब अब बैठ के होंगी यहां पे महिलाओं के माध्यम से, समझ गए? हाँ, अब महिलाओं की शादी होने लगी, सॉरी, अब महिलाओं की क्या होने लगी, ये क्लबों में जो है अस्तित्व में 60 क्लब अस्तित्व में आए और अब ये क्लबों में बैठकें करने लगी और अपने अधिकारों की खुद ही वकालत हिमायत करने लगी कि हमको अधिकार चाहिए। जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ हाँ, अवनी चौधरी, अब बनिए बादशाह, कौन रोक रहा। द सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। तो जिस तरह से एक आप जैकोबिन क्लब पढ़े थे, वैसे ही महिलाओं के द्वारा जो क्लब जो आपका अस्तित्व में 60 से अधिक क्लब अस्तित्व में आया, उसमें सबसे पॉपुलर जो आपका था वो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन लिखा हुआ है। तो इससे समझ जाइएगा कि महिलाओं के लिए ये बात कह रहा, महिलाओं का ये क्लब अस्तित्व में आए। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, यानी जिस तरह से पुरुषों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त है उसी तरह से महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कहता है महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, सक्रिय नहीं, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा। अब बताइए कि निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, जबकि अभी आप एक जो फोटो देखे हैं कि 1789 में महिलाएं भी पेरिस की तरफ कुछ की थी कि नहीं की थी। तो भैया जब महिलाएं शुरू से यहां पे पुरुषों से कंधा मिला करके चल रही है, फिर भी उनको 1791 के संविधान में निष्क्रिय नागरिक क्यों बनाया गया? जल्दी से एक बार बताएंगे। हाँ, कहता है कि महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। अब महिलाएं क्या की, जब 60 से अधिक क्लब अस्तित्व में आ गए और उसमें सबसे पॉपुलर अगर क्लब की बात करें तो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन था। अब महिलाएं जो है इन क्लबों के माध्यम से अपना वकालत खुद ही करने लगी, हिमायत करने लगे कि भाई 1791 के संविधान में हमको निष्क्रिय नागरिक तुम बना दिए, अब जो हमारी मांगे हैं वो सुनो। ये बोली कि महिलाओं ने मताधिकार यानी मत का अधिकार मिले, असेंबली के लिए चुने जाने और राजनीतिक पदों की मांग रखी कि हमको भी अब राजनीतिक पद मिलना चाहिए, भैया हम भी राजनीति में एंट्री करेंगे, हमको मतदान का अधिकार चाहिए। कहता है उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, क्योंकि जब तक, वो बोला गया है ना, बिहार में एक कहावत है कि बांझ जाने प्रसूत का पीरा, समझ गए? यानी वैसी महिला जो बांझ है, यानी जिसको कोई संतान ही नहीं है, ठीक है, वो एक जन्म देने वाले बच्चे के दर्द को नहीं समझ पाएगी। समझ रहे ना बात को? वैसे ही अगर महिलाओं के अधिकार की बात है, महिलाओं के साथ समानता की बात है,
तो जब तक महिलाएं राजनीति में प्रवेश करके महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी, तब तक महिलाओं के बाद जो है समस्या को नहीं समझ पाएगा कोई। और यही मांग यहां पे रखा गया। जल्दी से एक बार बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अब महिलाएं बोली कि हम प्रतिनिधित्व करेंगे, राजनीति में एंट्री करेंगे, तब महिलाओं के अधिकारों की बात होगी, तब हम लोगों का क्या होगा, बात होगा। आगे देखिएगा। देखिए भैया आ गए हैं, अभी हमको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेंगे। जैस्मिन, हाँ एकदम, हाँ आओ 10 गो एक के बार मैसेज पेस्ट मारो और उसके बाद लापता हो जाओ। हैं, बहुत बढ़िया। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अभी जो कुछ देर पहले आप पढ़े थे कि जो गरीब घर की जो लड़कियां थी वो पढ़ नहीं पाती थी, व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं कर पाती थी। जो कुलीन वर्ग की लड़कियां थी या तीसरे स्टेट के ही अमीर वर्ग की लड़कियां थी वही कुछ पढ़ पाती थी। उसके बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अब जो ये नियम आया वो कह रहा है कि भाई सरकारी विद्यालय की स्थापना ताकि सभी बच्चियां वहां पे पढ़ सके, और बच्चियों के शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया कि भाई वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, हाँ। कहता है कि अब पिता जो है उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है भैया कि मन ना है हमको पढ़ना है और जबरदस्ती शादी करवा दिया गया। अब पढ़ेगी। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, यानी इच्छा से आप अनुबंध बनाना चाहें तो बनाएं। ठीक ना, हाँ। एक सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का था, और एक यहां पे संविधान के तहत स्वैच्छिक अनुबंध शादी को बना दिया गया कि खुद की इच्छा से, स्व इच्छा से, जबरदस्ती आपके पिता जो है, आपके गार्जियन, आपके अभिभावक शादी नहीं कर सकते। आपको पढ़ने की इच्छा है, पढ़िए। सरकारी विद्यालय की स्थापना की गई और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया कि अब तलाक ले सकते हैं, और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। तो मतलब कहने का अर्थ है कि महिलाओं का जो ये संघर्ष रहा, महिलाओं का द्वारा जो ये क्लबों की जो है, आपके 60 से अधिक क्लब जो अस्तित्व में आए उस दौरान, ये सब बातें जो है महिलाओं के साथ समानता स्थापित करने के लिए कारगर साबित हुए, और महिलाओं को वो अधिकार मिला जिसकी ये मांग कर रही थी। वो सारे जो है सुविधाएं, वो सारे अधिकार महिलाओं को प्राप्त हुए। अब एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देंगे, हाँ कि मामला क्लियर है। यहां तक आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा। बबलू सिंह, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं? जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। अच्छा, लाइक और शेयर करने में पैसा लग रहा है, बताओ जरा हमको। नहीं लग रहा ना? एनसीईआरटी का ये सीरीज कैसा लग रहा है ये भी बता दो भैया। अगर बोरिंग फील हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, वो भी खुल करके बता देना। गुरुजी हिस्ट्री आपके बस का नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री तो कतई नहीं आपके बस का है। खुल करके बताना, अभी बता देना, कमेंट सेक्शन में सेशन के बाद बता देना। अगर समझ नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल बता देना, ठीक ना? हाँ, लेकिन अगर सेशन चल रहा है तो भाई पढ़ना है ध्यान से, समझ गए? हाँ, पढ़ना है ध्यान से। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लो भैया, अब जब ज्यादा अधिकार का मांग करने लगे, हाँ हाँ, चलिए
रामचरण, पहली बार वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में आ रहा है, बस समझ ही आना है। हाँ, समझ आना जरूरी है भैया। हाँ, चलिए, तो ये कह रहा है भैया कि यहां पे महिलाओं के क्लबों को बंद कर दिया गया आतंक काल के दौरान, और कई महिलाओं जो नेता बन रही थी उनको पकड़ करके फांसी पे चढ़ा दिया गया। लो भैया, मांगो अधिकार। कहता है मताधिकार, मताधिकार यानी मत देने, मतदान का अधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। अभी कुछ देर पहले सुकून का आईडी से आया था एक मैसेज, सुकून का, कि 1948 में महिलाओं को मताधिकार मिल गया। गलत पॉइंट। 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। एक लंबे संघर्ष के पश्चात फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार मिल गया, मतदान का अधिकार मिल गया। बाबू क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ेंगे। क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज, क्या है ओलंप दे गूज? क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकार से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का यह विरोध किए कि पुरुष को ही क्यों, हैं? पुरुष को ही क्यों? ये क्या बोली? ये जो है 91 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार की, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की, क्योंकि 1793 से 94 वो जो रॉबेस्पियर है जिसको गिलोटिन पे चढ़ाया गया है, इन महिला 60 से अधिक महिला क्लब जो अस्तित्व में आई, जो महिलाओं के अधिकारों की मांग कर रही थी, जो महिला नेताओं को फांसी देने लगा, क्लबों को बंद करवा दिया गया। ओलंप दे गूज जो कि एक प्रमुख जो है आपकी हस्ती थी, ये इसका विरोध किया कि जैकोबिनों के द्वारा ये क्यों बंद करवाया गया ये क्लबों को। ये आलोचना की, उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये भी लटक गई, ये भी लटक गए भैया। ओलंप दे गूज याद रखिएगा, ओलंप दे गूज याद रखिएगा। जल्दी से एक बार सारे बच्चे तेजी में, जल्दी से। गुरु क्लियर मामला, आगे बढ़े क्या? ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में कुछ मूलभूत अधिकार जो है, जो कि महिलाओं के लिए जो मांग की गई, क्या थी? ध्यान दीजिएगा यहां पे। कहता है औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। बिल्कुल सही बात है, औरत जन्म से ही स्वतंत्र है और वो पुरुषों के ही समान है। ऐसा नहीं कि औरत अलग है, नहीं, जन्म से स्वतंत्र है और पुरुष के ही जैसा है, पुरुष के ही समान है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोटिंग राइट्स 1893 में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कहता है कि दूसरा पॉइंट क्या था इनका, कि सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तो ये जब भी बात की तो पुरुष और महिलाओं दोनों का बात की, जबकि उस समय जो है नेशनल असेंबली के द्वारा केवल पुरुषों की बात की जा रही थी। ये इस चीज की आलोचना कर रही थी। तीसरा पॉइंट, समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है और पुरुष एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। तो पुरुष महिला कानून जो है सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से
विधि निर्माण में दखल होना चाहिए, केवल पुरुषों का दखल नहीं, महिलाओं का भी दखल होना चाहिए। जल्दी से एक बार सारे बच्चे तेजी में बताएंगे। गुरु यहां तक मामला क्लियर है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? ओलंप दे गूंज के द्वारा जो घोषणा पत्र तैयार किया गया महिलाओं के अधिकार को लेकर के, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। कहता है ये सभी के लिए समान होना चाहिए, सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पे समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान और सार्वजनिक पद के हकदार हैं। योग्यता का बात करता है, सभी अपने अपने योग्यता और जो है प्रतिभा के बदौलत आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी महिला अपवाद नहीं, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। ठीक है, तो महिलाओं की ये हिमायती, महिलाओं का जो है जो अधिकार उनको नहीं मिल रहा था, उसके लिए ये बात कर रही थी। ये देखिए, बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं, किस तरह से महिलाएं खड़ी है यहां पे, किसके लिए? वही आपका पावरोटी के लिए। कहता है कि सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। अब जो महिला क्लब जो 60 से अधिक जो अस्तित्व में आ गए, और 1793 से 94 के दौरान जो आतंक का माहौल था आपका वहां पे, यानी कि लुई 16वें के फांसी पे चढ़ाए जाने के बाद जो रॉबेस्पियर के नेतृत्व में जो जैकोबिनों के द्वारा क्या किया गया, जो आतंक का माहौल फैलाया गया कि जो भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था का विरोध करेगा उसको पकड़ के जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो। लास्ट में रॉबेस्पियर को भी चढ़ा दिया गया, गिलोटिन पे लपेट दिया गया। अब वो जब महिलाओं का जो क्लब जो बंद किए, उसका क्या वो दिया है पॉइंट, उसको समझिएगा। कहता है क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है? बड़ा गर्मी में बतियाया, देखिए कितना बढ़िया बात कह रहा है। कह रहा है ये जो घर का काम है, ये जो प्रकृति है, ये का पुरुष को सौंपा है। मतलब इसका कहने का अर्थ है, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि घरेलू काम करने के लिए प्राकृतिक रूप से महिलाएं ही होती हैं। देखिए कितना चौड़ में बतिया रहा है, गलती भी किया है, मान भी ना रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोला, क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं, प्रकृति ने पुरुष से कहा पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, यह तुम्हारा साम्राज्य है। कितना चौड़ में बतिया रहा है, देख रहे हैं। कह रहा है प्रकृति क्या बोली पुरुष से कि भाई पुरुष बनो, तो क्या क्या करना है? शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, यह तुम्हारा साम्राज्य है, यह बोल रहा है। फिर प्रकृति महिला से क्या बोली कि भाई स्त्री बनो, गृहस्थी का काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यही तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज हैं। कह रहा है कि पुरुष बनने की जो महिलाएं इच्छा कर रही हैं ना, वो निर्लज हैं, उनके अंदर लज्जा नहीं है। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? ये कौन है? ये है आपका जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत है। तर्क दिया कि आखिर महिलाओं के द्वारा जो ये क्लब जो स्थापित किए गए हैं, और 60 से अधिक क्लब जो आए हैं अस्तित्व में, और ये जो बोल रहे हैं कि हमको मताधिकार दो, हमको राजनीति में जो है प्रतिनिधित्व चाहिए, समानता चाहिए, तो ये सब के लिए ये तर्क दिया कि इसीलिए हम महिलाओं के क्लब को बंद किए हैं कि प्रकृति के द्वारा उनको घरेलू काम करने, बच्चों को दूध पिलाने, ये सब जिम्मेवारी दिया गया है। हम लोग को राजनीतिक कर्तव्य दिया गया है। जल्दी से एक बार बताएंगे। दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारकों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बगानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका,
ये त्रिकोणीय एक ट्रायंगल चलता था। अफ्रीका से दासों को उठाया जाता था, अफ्रीका से दासों को यूरोपियों के द्वारा उठाया गया और उनको अमेरिका ले जाके छोड़ दिया गया। अमेरिका में जो अफ्रीकी अमेरिकन मूल, जो आप रोजा पार्क्स की कहानी पढ़े, चाहे आप जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ की बात मैक्सिको ओलंपिक 1962 की पढ़े, वो सब कहां का था? उसके पूर्वज अफ्रीका के थे। और बगानों में काम, कृषि कार्यों के लिए उनको अमेरिका भेजा गया दास बना करके। कहता है कि दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। अब उसका भी, दासों का भी ठेकेदार है। इरफान भाई, रजिया सुल्तान क्या निर्लज थी, ये बात मैं नहीं मान सकता हूं। अरे भैया, काहे राजनीति हमरा क्लास में करते हो? यहां का लिखा हुआ है? ये राजनीतिक जो सोमेत है उसका बात हम बता रहे हैं ना, कि भैया ये कह रहा है कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज है। काहे राजनीति कर देते हो हमरा क्लासवा में आकर के? यहां साफ साफ हम स्टेटमेंट जो सोमेत के द्वारा जो बताया गया, जो तर्क दिया गया, उस तर्क को हम बता रहे हैं ना। हम अपनी तरफ से लाइन बोले हैं कि हम नहीं मानेंगे। गजब आदमी है यार। अरे ये स्टेटमेंट दिया कि महिलाओं के क्लबों को क्यों बंद किया गया, ये अपना तर्क दे रहा है। ये अपना गलती नहीं ना स्वीकार करेगा कि महिलाओं के साथ हम अत्याचार किए हैं। अरे गजब आदमी है यार। इसको लग रहा है कि हम अपने से शब्द गढ़े हैं। हम अपना से काहे गढ़ेंगे? कहता है कि जब ये जो है जहाजों में ठूस दिए जाते थे, इनको दाग दिया जाता और हथकड़ी पहना दिया जाता था, और हथकड़ी पहना दिया जाता था दासों को। सोचिए कितना अत्याचार होता था इनके साथ। वहां उन्हें यार ऐसा ऐसा कमेंट देख के हमको हंसी आ जाता है। बताइए। हाँ, बताइए। अपना अपना विचार मत रखिए। हम किताबियां पढ़ रहे हैं, हम अपना तरफ से बता रहे हैं। एकदम कह रहा है कि हम बाद में नहीं करेंगे आपका बात। हम कहां बोल रहे हैं कि मानो। कहता है वहां उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील की बहुत ही बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। तो दास प्रथा चरम सीमा पे चल रहा था। दास प्रथा चरम सीमा पे। बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। तो ये बोर्दे और नानते जो आपका है, फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, ठीक ना? तो याद रखिएगा, बोर्दे और नानते जो आपका है वो आप याद रखिएगा। ये जो कह रहा है कि बोर्दे और नानते जैसा बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए, क्योंकि वहां से दासों को उठाया जा रहा है। और दास उठा करके वो अटलांटिक महासागर होते हुए 3 महीना जहाजों में ही रह रहे। एकदम दाग दिया गया कि दास की पहचान हो सके, और हाथों में हथकड़ियां लगा दी गई। जल्दी से एक बार बताएंगे। कह रहा है कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। सोचिए, नेशनल असेंबली जो 1791 में जो कानून बनाई थी,
उसमें इस बात पे चर्चा ही नहीं हुआ कि दास प्रथा को बंद किया जाए कि नहीं, क्योंकि जो व्यापारियों का समूह था वो व्यापारियों का समूह इस बात का विरोध कर देता, क्योंकि उसका बिजनेस ही दासों का व्यापार था, तो वो विरोध कर देता तो चर्चा नहीं हुई। हां, लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। तो भैया नेशनल असेंबली के द्वारा जो कानून बनाया गया उसमें तो दास प्रथा को बैन करने का बात नहीं कहा गया, लेकिन 1794 में यह बताया गया कि भाई दास प्रथा क्या है, गलत है, ठीक ना। तो दासों की मुक्ति की जाए। कब यह कानून, याद रखिएगा, 1794 में दासों की मुक्ति का कानून जो है वो कन्वेंशन ने जो है पारित किया। कहता है कि पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दिया, लेकिन 10 वर्ष बाद 1894 में नेपोलियन बोनापार्ट फिर से दास प्रथा शुरू कर दिया। 10 वर्षों तक यह कानून रहा। कहता है कि बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो भाई 1794 में अगर आपसे पूछे कि फ्रांस से कन्वेंशन के द्वारा कानून कब पारित किया गया, तो 1794 में, लेकिन पूर्णतः ये जो है 10 वर्षों के बाद फिर से शुरू हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से फ्रांस में यह दास प्रथा कब समाप्त हुई, तो यहां पे याद रखिएगा कि 1848 में अंतिम रूप से। याद रहेगा सबको, तेजी में एक बार सारे बच्चे बता देंगे। अब कह रहा है कि ये जो निग्रो दास मुक्ति, सन 1794 के दासों की मुक्ति का विवरण, शीर्ष पर तीर्थ बैनर का मनुष्य के अधिकार, नीचे अभिलेख कहता है गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी और अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही। जल्दी से बताएंगे निग्रो क्या है। कहता है अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं। यह अपमानजनक शब्द है जिसका प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है उसके दक्षिण में रहने वाले या स्थानीय लोग आपके निग्रो होते हैं, जिनको निग्रो कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, हाँ, अरे आपस में का भड़क रहा है सब, का हो गया बताओ जरा हमको। ले भैया कौन कौन भीड़ रहा है आपस में, मतलब एक बात बताइए, कोई सोशल मीडिया के जमाना में किसी को जान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी नाम ले ले के कमेंट ऐसे करता है और धमकाता है दूसरा को, जैसे लग रहा है कि सब एक दूसरे का पड़ोसी है। करो यही, मत पढ़ो। क्रांति और रोजाना की जिंदगी क्या है देखिएगा थोड़ा। कहता है क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। कितना बढ़िया बात बोला। बोला कि क्या राजनीति जो है वो लोगों का जो पहनावा है, जो उनकी बोलचाल है, अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली जो पुस्तक है, उसको बदल सकती है क्या पॉलिटिक्स। हाँ, 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। 1789 में तो आपका हुआ ही है आपका, तो 1789 में हुआ है, तो उसके बाद की जो स्थिति हुई वो कहता है कि परिवर्तन आया, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, सबके जीवन में परिवर्तन आया। और इसमें जो है परिवर्तन जो आया, जो क्रांतिकारी सरकार जो थी वो कानून बना करके स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किए कि भाई स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ठीक है। कहता है बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह क्या था? सेंसरशिप की समाप्ति।
प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। अब देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में क्या आया 1789 के गर्मी में? क्या आया, थोड़ा देखिएगा। ये आया कि इस समय जो है, इस समय क्या किया गया कि इस समय जो देखिएगा, ये क्या हुआ। अब सेंसरशिप एक सुने होंगे, जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी में आप देखते होंगे सबसे पहले लिखा आता है, एक आपका ब्लैक एंड व्हाइट कलर का पेज होता है जिसपे लिखा होता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये जितनी भी मूवियां जो आती है आपकी बॉलीवुड वाली, भोजपुरी का बात मत बताइएगा, भोजपुरी में गाना उना सब ऐसी चलता है, ठीक ना। हाँ, तो कहता है कि ये जो आपकी जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, तो फिल्म को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। पहले जो है सेंसर बोर्ड के सदस्य उसको देखते हैं और फिर देख करके उसको पारित करते हैं कि भाई इसमें कोई समाज में विद्वेष फैलाने वाला कोई कंटेंट तो नहीं है, कोई वल्गर वैसा सीन तो नहीं है जिससे किसी की आस्था को ठेस पहुंचती हो। वैसे ही था आपका सेंसर, आपका सेंसरशिप का बात कर रहा था। कोई भी किताब, कोई भी मैगजीन, कोई भी समाचार पत्र अगर प्रकाशित होता था तो वो सबसे पहले क्या होता था कि भैया राजा का सेंसर अधिकारी था, वो जब पास करेगा तभी होगा। तो लोग अपने विचारों को अगर रख भी देते हैं तो राजा का सेंसर पास ही नहीं होने देगा, तो लोगों तक पहुंचेगा कैसे। तो इसको हटाया गया, बोला गया अब लोग अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना। हाँ, कहता है परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। अब जब राजा का करतूत, जैसे हमारे यहां भी 1975 से 77 आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी के समय ये पूरा जो है इसका प्रयोग किया गया है सेंसरशिप का, समझ गए। हाँ, तो वही कह रहा है कि अब जब ये कानून हटा तो लोग अब विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब उनको मिली, बोला गया कि ये नैसर्गिक अधिकार है उनका भाई, तो अब लोग अपने विचारों अभिव्यक्तियों के माध्यम से जन जन तक अपनी बातों को अब पहुंचा रहे थे। तो अब क्या घटनाएं हो रही है, क्रांतिकारी का क्या अभी जो है आपका जो है स्वरूप है, क्रांतिकारियों का आंदोलन का क्या रुख है, ये सारी जन समस्याएं पहुंचने लगी ना। जन राजा के द्वारा कितना जो है अत्याचार किया जा रहा है, तो पहले ये नहीं हुआ, अब तो भैया मामला ये हो गया। तो अब तो है कहने का अर्थ कि अब तो राजा का अत्याचार नहीं था, तो अब जो समाचार था, जो आपका न्यूज था, वो सारी अब जनता तक पहुंच रही थी। समझ गए बात को। कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञ व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए ही संभव था, मुट्ठी भर लोग ही किताबों को पढ़ सकते थे, ठीक है। लेकिन नाटकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से लोग जो है उन अभिव्यक्तियों को समझ सकते थे, ठीक है। हाँ, अब जो पढ़ा लिखा है वही किताब पढ़ेगा ना, तभी तो चित्र बना दिया जाता था ताकि लोग उस चीज को समझ सके, उसका अर्थ समझ सके। अब एक बार सारे बच्चे तेजी में बताएंगे क्लियर यहां तक मामला, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पा रहा है जल्दी से बताएंगे। अब देखिए ये फोटो जो दिखा रहा है, कह रहा है कि देशभक्त कसरती दाब मशीन जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जाता था, ये कम से कम 3 क्विंटल का आदमी है, कम से कम 3 क्विंटल का आदमी है। अभी 2-3 दिन पहले का बात है, जैसे ही हम अभी सुबह सुबह जाते हैं घूमने के लिए,
तो जैसे ही सुबह आंख खुला 8 बजे सो करके उठे तो उसके बाद सोचे कि अब भैया बाइक उठाए और चलो कि घूमने चले जाएं। जैसे ही थोड़ा सा सोसाइटी में आगे बढ़े, देख रहे हैं कि एक 2 क्विंटल का आदमी हमको हाथ दे रहा है। बोला भैया लिफ्ट चाहिए। हम बोले नहीं। हम उसको इशारा करके अपने बाइक के टायर की तरफ आगे बढ़ गए। समझ गए कि भाई एक तो हम वजन है थोड़ा मेरा, 2 क्विंटल का आदमी तू बैठेगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भैया बाइक का तो वहीं पे भैया खत्म होना है खेल, ठीक ना? हाँ, तो ये ज्यादा वजन वाला जो लोग है ना, वो अगर चाहे तो अपना वजन कम कर सकता है, लेकिन करेगा का? मॉर्निंग वॉक करेगा, इवनिंग वॉक करेगा, सब करेगा, योगासन करेगा, नकिया में ऐसे सांसवा लेकर के ऐसे सांसवा छोड़ेगा, सब करेगा, और घरवा आकर के फिर वही मैगी चाउमीन और का खा लेगा, तो खेल खलास होना है। चलिए, अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का यह चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है। तो भैया ये जो है आपका, इससे मोटापा घटाया जा सकता है, ये बता रहा है, ठीक है ना? हाँ, ये देखिए, मरा जनता को संबोधित करते हुए आए लुई लियोपोल्ड बाइली रचित चित्र है। इस अध्याय में मरा के बारे में आपको क्या याद है? उसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए, उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी सैलून में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी? ये देखिए यहां पे। आगे बढ़ेंगे भैया। सारांश का है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट घोषित क्यों किया? ये कारण सबको याद है? जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे। हाँ, जल्दी से बताएंगे। हाँ, कि कारण सबको याद है, क्योंकि भाई जब रॉबेस्पियर को गिलोटिन पे चढ़ाया गया तो उसके बाद जो सत्ता थी फ्रांस की, वो किसके हाथों में आ गई? तो अमीर लोगों के हाथों में आ गई। अब वो अमीर लोग क्या किए? गरीबों को मताधिकार से वंचित कर दिए। और उनका कहना था कि जब जैकोबिन का शासन चल रहा था तो रॉबेस्पियर एक व्यक्ति था जिसके हाथों में सत्ता थी। अब हम क्या करेंगे? 5 लोगों का कार्यपालिका का समूह बना करके एक डायरेक्टरी का क्या करेंगे? नियुक्ति किए। अब ये डायरेक्टरी क्या किए? आपस में ही एक दूसरे का काट करने लगे, और फिर परिषद इनको क्या करती थी? जब आपस में विरोध करते थे तो इनको क्या करती थी? बर्खास्त कर देती थी। अब ये डायरेक्टरी का जो अस्थिर जो शासन हुआ, इसी दौरान नेपोलियन बोनापार्ट का जो है उठने का मौका मिला। समझ गए बात को? जल्दी से एक बार बताएंगे, कहानी को एज अ स्टोरी समझिए कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री कैसे हुआ। क्योंकि ये जो 5 लोगों का समूह जो डायरेक्टरी की नियुक्ति की बात की गई रॉबेस्पियर के बाद, वो आपस में ही भिड़ गए, और आपस में भिड़ने के बाद अस्थिरता आई। उसी समय तो नेपोलियन बोनापार्ट उठेगा। जल्दी से बताएंगे एक बार। समझ आए सबको? कहानी एक दूसरे से कोरिलेट करके अच्छे से चीजों को समझते चलिए आप लोग। रिक्वेस्ट है आप लोग से, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। कहता है उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाया और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दिया। बोला हटो, राजा बनेगा हमारा कुल का लोग। नेपोलियन जो है खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। कहता था यूरोप को भैया क्या करेंगे? एकदम बिल्कुल मॉडर्न बना देंगे। अब इसके अग्रदूत दे तो नेता हम ही हैं। उसने निजी संपत्ति के सुरक्षा के कानून बनाया और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक शासन प्रणाली चलाया। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। शुरू में सबको लगा कि बड़ा बढ़िया आदमी है, ये बड़ा बढ़िया आदमी है, ठीक ना? और बड़ा बढ़िया आदमी है तो क्या करेगा? ये जो है हम लोग को मुक्ति दिलवाएगा। लेकिन धीरे 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 सबको पता चल गया कि भैया ये इसका सैनिक हमलावर है, हमला करता है। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। आलप्स पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया चित्र अलगे है नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, अब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला गया है। कहता है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। क्या क्या था? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार के विचार। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर
बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। तो टीपू सुल्तान की बात करें, टीपू सुल्तान जब पढ़ेंगे, हैदर अली, टीपू सुल्तान, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सब पढ़ाएंगे हम, परेशान मत होइए, सब पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। हाँ, तो ये दो ठोस उदाहरण। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए, ठीक ना। तो राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना, याद होगा आपको, ठीक ना। तो ये जो राजा राम मोहन राय थे और टीपू सुल्तान थे, ये दो ऐसे आपको यहाँ पे ठोस सबूत के रूप में, जो कि इस फ्रांसीसी क्रांति से क्या किए, ये सीख लिए, ठीक है ना। हाँ, कि जब जो है कहीं निरंकुश सरकार हो जाए और कहीं जो है कोई अपना जो है शासक ही मनमानी करने लगे, तो किस तरह से जो है जनता को जो है उसके खिलाफ जो है जनता एकजुट होकर के और उसका भी विरोध कर सकती है और फिर जनता को तमाम अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बता रहा है यहाँ पे राजा राम मोहन राय जो थे फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद, और वह किसी चीज के बारे में जानने का बात नहीं करते थे, ठीक है। वो उस समय लंगड़ा करके चल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि एक दुर्घटना के कारण लंगड़ा कर, लेकिन इंग्लैंड जब जा रहे थे तो केपटाउन में वो जिद कर दिए कि भाई हमको क्रांतिकारी तिरंगा झंडा वाला युद्धपोत दिखाया जाए, ठीक है। हाँ, क्रियाकलाप हो गया और सारा जो है आपका कलाप यहाँ पे खत्म हो गया। तो भैया ये फ्रांसीसी क्रांति आपका जो है पहला चैप्टर द एंड हो गया है। कैसा लगा जरूर बताएंगे। और एक आप लोग से सवाल, और आप कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे ये जरूर बताएंगे आज कि भाई कल आप इससे आगे की क्रांति पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे या इसका क्वेश्चन करेंगे। आज कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जरूर बताएंगे और मिलते हैं आपसे हम कल इस सेशन में। उम्मीद है सबको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा ये आपको सेशन। वर्ल्ड हिस्ट्री का मेरा ये आपका दूसरा क्लास था और एक चैप्टर हम मात्र भी कंप्लीट किए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। कहानी एक बार हम पुनः दोबारा कल फिर से रिपीट कर देंगे आपको, ताकि आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक बना रहे। आप कमेंट सेक्शन में सेशन एंड होने के बाद ये जरूर बताएंगे कि कल क्वेश्चन किया जाए या अगला अध्याय किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।